हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक पहला टॉपिक कवर कर लिया था जिसमें हमने बहुत सारे रिवीजन ऑफ प्रीवियस जो फॉर्मुलेज हैं वो सब हमने देखे थे। और लास्ट क्लास में याद होगा तो हमने और भी कुछ एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने 2-3 शेप्स को कंबाइन करके जो शेप्स बनते हैं, जैसे कि टेंट का जो शेप होता है, ठीक है, अलग अलग जिसमें हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो स्फीयर हो, तो अलग अलग टाइप के ऐसे टाइप ऑफ केसेस हमने देखे थे और उनके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज अपन एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं जो कि सेकंड थर्ड टॉपिक है इसका, इस पूरे चैप्टर का, जो कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो अब देखो यहाँ पे हेडिंग में नाम में ही दिया है कि अभी क्या करने वाले हैं। अभी तक हम लोग करते क्या आ रहे हैं कि दो शेप्स को जोड़ते आ रहे हैं। अब क्या है कि एक शेप को पूरा कन्वर्ट करेंगे दूसरे शेप में। मतलब जैसे कि अगर सपोज तुम्हारे पास अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, अब सिलेंडर तुम्हारा पूरा कुछ एक मेटल का बना हुआ है, तो वो सिलेंडर तोड़ के तुम्हें रिकास्ट करना है। रिकास्ट का मतलब क्या होता है कि उसको फर्नेस में डालते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और फिर उसको किसी और शेप में मोल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं बेसिकली। तो किसी भी शेप को भी दूसरे शेप में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसमें बस एक ही चीज यहाँ पे पूरे इस टॉपिक में पूरी एक ही चीज है, वो है कि जब भी तुम कोई चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हो तो उसका जो टोटल वॉल्यूम जो रहता है, वॉल्यूम जो भी वो कवर कर रहा है, क्योंकि देखो अगर तुमने सॉलिड को उसी सॉलिड जो भी सपोज सिलेंडर है, कुछ सॉलिड था, सॉलिड शेप था, उसको तुमने पूरा मेल्ट किया, मान लो कॉपर का या फिर किसी मेल्टिंग अच्छा सिंपल से जो मेल्ट हो जाए वैसा मेटल का कुछ है, तो वो मेल्ट हुआ कॉपर, या एज्यूम करो मैं कॉपर ही है, कॉपर मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो पूरा वो फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। तो जब वो मेल्ट हुआ तो उसका जो लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ तो उसका भी वॉल्यूम जो रहेगा वो एग्जैक्टली जो सॉलिड शेप का जो वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर तुम एक इमेजिन करो, सपोज अगर तुम्हारे पास एक यूटेंसिल है और यूटेंसिल में तुमने एक कॉपर रॉड ऐसे पूरा टाइटली फिट करके डाला, अब तुमने उसको मेल्ट करना चालू किया, तो वो जो कॉपर रॉड पूरा टाइटली फिट जो उसके अंदर हो रहा था यूटेंसिल के अंदर, वो उतना ही रहेगा जब वो लिक्विड में टर्न होगा, क्योंकि वो परफेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं होता है। एंड सिमिलरली अगर जब इस लिक्विड को अपन किसी दूसरे शेप में जाके अच्छे से मोल्ड करते हैं, ठीक है, यानी वहां पे सॉलिडिफाई करते हैं, तो वो जो वॉल्यूम रहेगा, जैसे कि हमने सिलेंडर था लिक्विड में कन्वर्ट किया और फिर लिक्विड को एक स्पेरिकल शेप में मोल्ड किया, तो ये जो कन्वर्जन जो था उसमें तुम्हारा वॉल्यूम हर बार क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमें ये चीज अज्यूम करनी पड़ती है, जरूरी नहीं कि हर बार वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, कुछ कुछ इंप्योरिटीज आती है कई बार, कुछ कुछ इंप्योरिटीज चली जाती है कई बार, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी एक शेप को दूसरे शेप में हम लोग जो कन्वर्जन करते हैं उसमें वॉल्यूम क्या रहता है तुम्हारा, सेम। और यही चीज हर जगह तुम्हें अप्लाई करते जाना है। तो किसी भी शेप को अगर कन्वर्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा सेम। कई बार क्या होता है कि एक बड़े से शेप को तुम्हें छोटे छोटे कुछ शेप्स में कन्वर्ट करके बनाना है, जैसे कि अगर एक बड़ा से क्यूब है, उस बड़े से क्यूब को तुम्हें कुछ सम नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा सा आइस है, उस आइस को तोड़ तोड़ के काट काट के तुम्हें छोटे आइस क्यूब्स बनाने हैं। तो उसके लिए कैसे करना है, कितने क्यूब्स बनाने पड़ेंगे, तो वो जो छोटे छोटे क्यूब्स का जो जितने भी छोटे क्यूब्स बन रहे हैं उस बड़े वाले क्यूब से, तो वो सबका वॉल्यूम जो जोड़ के आएगा तो वो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बस इसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो मैं यहाँ पे कुछ देखो, आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कुछ 4-5 एग्जांपल्स लूंगा, 5-6 एग्जांपल्स लूंगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और इसी टॉपिक पे है बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं है कि वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखो सबसे पहला कॉपर रॉड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल रॉड होता है। ठीक है, रॉड का मतलब सिलेंड्रिकल, स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर दिया है, मतलब उसका जो शेप है वो ऊपर में सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पे डायमीटर दिया है और लेंथ दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉपर रॉड है, देखो ऐसे कुछ एक कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर, ये रॉड लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऐसा कुछ एक रॉड है। ठीक है, फिर इस ड्रॉन, अब ड्रॉन का मतलब क्या होता है कि हम लोग बड़े कोई चीज को ड्रॉन करते हैं, मतलब उसको छोटा करते हैं, मतलब जैसे कि एक मोटा रॉड था, अब उसको ड्रॉन इनटू अ वायर, वायर मतलब एक पतली वायर होती है, तो इसको ऐसे पचका के पूरा एक वायर बना इसका। अब वायर बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है इसका रेडियस कम हो जाएगा वायर का, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया हमारे पास ये वायर, इसमें से कन्वर्ट किया। मैं चाहिए तो वर्टिकल लेता हूं क्योंकि जगह पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा नहीं तो ये। ठीक है, तो ऐसा किसी वायर में मैंने इसको कन्वर्ट किया है।
ठीक है, छोटा सा एक थोड़ा छोटा विड्थ का मानता हूं मैं, माइक्रोस्कोप से ऐसे देख रहा हूं, इमेजिन कर लेना वायर है, क्योंकि ऐसा दिखेगा नहीं वायर, सोच लेना ऐसे कुछ एक वायर चीज है हमारे पास, मतलब इसको मैंने वायर में कन्वर्ट किया है, ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर्स। तो अब ये जो लेंथ है अब वो 8 मीटर्स का हो गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 800 सेंटीमीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पतला है कहीं मोटा है, कहीं पतला है कहीं मोटा है, परफेक्टली जो इसका लेंथ है वो, मतलब इसका जो डायमीटर है वो सेम है। तो इसको तुम डायमीटर डी बोलो या फिर इसका रेडियस भी बोलना है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको रेडियस को ही मानता हूं क्योंकि हम लोग रेडियस ही निकालने वाले हैं। तो इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, तो वही हमें एक्चुअल में थिकनेस निकालना है, हमें डी ही निकालना है, ठीक है। तो चाहिए तो तुम इसको डी डेप्थ या फिर डी थिकनेस बोल सकते हो, तो वही निकालना है। अब देखो, तो ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड, सिलेंड्रिकल रॉड, अब ये जो वायर बन रहा है वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। याद रखना इसका यूनिफॉर्म थिकनेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायर अलग अलग लेंथ के भी होते हैं कई बार कि यहाँ पे पतला है, फिर यहाँ पे मोटा है, फिर थोड़ा पतला है, तो ये सब चीजें यूनिफॉर्म थिकनेस यहाँ पे दिया है तो उसी का यूज करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड, तो इस रॉड का वॉल्यूम निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैं चाहिए तो 1 बोल देता हूं, ये जो भी है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, तो पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर H1, और दूसरा भी एक सिलेंडर है, वायर भी एक सिलेंडर है, तो उसका भी मुझे लिखना पड़ेगा पाई R2 स्क्वायर H2, राइट। अब देखो यहाँ पे पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, दोनों वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि अब R1 तो रेडियस 1 कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखा नहीं हूं, तुम्हें ये सब डेटा नोटबुक पे लिखना है कि जो भी गिवन डेटा है, गिवन फिर निकालना क्या है वो सब लिखना है, ठीक है। हाइट कितना देखो सिलेंडर का, तो वो है 8 सेंटीमीटर, पूरी कहानी में सेंटीमीटर में कर रहा हूं, तो वो जो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में करूंगा अब मैं। पाई तो कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ, R2 मुझे पता नहीं है, लेकिन डायमीटर डी है, मतलब ये थिकनेस डी है और वही तो निकालना है ना, तो R2 जो रहेगा वो क्या रहेगा D/2, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 2R2 या फिर R2 इज इक्वल टू यहाँ पे D/2, हमें D की ही वैल्यू निकालनी है क्योंकि D थिकनेस है, इस वायर का यूनिफॉर्म थिकनेस है, और फाइंड थिकनेस वही तो निकालना है। और कितना बड़ा है, तो 800 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, लंबा है वायर, ठीक है। बस इसको भी कैलकुलेट करो, तो ये बन रहा है देखो 8/4 इज इक्वल टू D²/4 इंटू 800, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, ठीक है। ये 8 1 और ये 800, मैं कैलकुलेट डायरेक्टली कर रहा हूं, तुम लोग भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो D² बन जाएगा 1/100, तो अगर D निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/100 विच इज 1/10, यानी D यानी यूनिफॉर्म थिकनेस जो बन रहा है वो बन रहा है देखो 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या, इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो कि ये बन जाएगा 10 मिलीमीटर इसका वायर का थिकनेस है। तो इस तरीके से ये सब तुम्हें आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, और ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, अ वेल ऑफ थिकनेस, अ वेल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, तो एक वेल है, ठीक है, कुआं है, छोटा कुआं बनाते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं। अब कुआं है एक जिसका यहां पे ऐसे कुछ जमीन है ये, ठीक है, एक कुआं खोदा है, इस डग आउट 14 मीटर डीप, मतलब इसका जो डेप्थ है वो 14 मीटर्स है, और कुआं यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है देखो डायमीटर और डीप, मतलब वो सिलेंड्रिकल ही रहेगा। तो यहाँ पे जो डायमीटर है ये इसका कितना दिया है 10 मीटर्स, तो 10 मीटर डायमीटर है और 14 मीटर डीप है। फिर इसके बाद द अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट, तो देखो अभी इतना खुदाई की है, ठीक है, तो इतना खोदा हमने इसमें, तो यहां से कुछ हमने अर्थ निकाल रहे, मतलब जो मट्टी है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, तो मतलब ये जो यहां से मट्टी जो निकाली है इसके आजू बाजू यहाँ पे हम लोग वो मट्टी जमा करके रख रहे हैं। तो आजू बाजू जमा करके रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो ऐसा कुछ है, और इसके आजू बाजू हम लोग जमा करके रख रहे हैं ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। थोड़ा सा 3D फिगर में बनाने की कोशिश किया हूं ताकि तुम लोग को समझ सके कि ये जो है यहाँ पे
ये पूरी मट्टी है, ठीक है। बीच का हमने जगह छोड़ा है, याद रखना, ये समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। ये तो ये बीच का जो जगह है ये हमने यहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि वहां से तो वेल दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने काम किया है कि इसका, और उसने क्या क्या दिया देखो, इवनली ऑल अराउंड टू विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब यही होता है कि साइड में जो थोड़ा सा लेवरेज मिलता है ताकि वो कुआं और भी डीप हो सके इनफैक्ट, और ये थोड़ा सा एम्बैंकमेंट मिलता है उसे, ठीक है। तो विड्थ ऑफ 5 मीटर्स, तो विड्थ ऑफ 5 मीटर का मतलब क्या है कि इसका जो विड्थ है वो है 5 मीटर्स, ठीक है। और ये सोचो कि ये जो मट्टी हमने रखी है बाहर लाके, वो एक्चुअल में बनी कैसे है। तो सोचो यहां पे तुम लोग एक डायरेक्टली चीज लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वेल डग आउट, तो जितना भी ये जो सिलेंडर हमने जो डग किया है, मट्टी निकाली है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एम्बैंकमेंट, या फिर ऐसे देखो वॉल्यूम ऑफ द वेल्स एम्बैंकमेंट, वेल्स एम्बैंकमेंट, तो जो भी वो मट्टी ऊपर में हम लोग एम्बैंकमेंट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम जो रहेगा, और जो ये सिलेंडर में जो मट्टी पहले थी उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहना चाहिए। अब बस इसी का तुम्हें यूज करना है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहली चीज, उसने और भी कुछ दिया है क्या, देखो उसने बोला हाइट ऑफ द एलिमेंट, अच्छा हाइट दिया है, हमने विड्थ निकाल कर लिख दिया। विड्थ एक्चुअल में क्या है, वो विड्थ ये है, ठीक है। विड्थ का मतलब 5 मीटर, और हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालना है कि कितना ऊंचा बनेगा एम्बैंकमेंट, तो उसको मैं h मान लेता हूं, ठीक है। ये विड्थ है 5 मीटर्स। तो सोचो कि इसका डायमीटर है 10 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल डग आउट पहले तो निकाल लेते हैं, ये जो भी वेल था उसका वॉल्यूम, तो वो तो सिलेंडर है, ठीक है। तो वो तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। R1 H1 लिख दो, यहाँ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। अब वॉल्यूम ऑफ द वेल्स एम्बैंकमेंट का मतलब देखो, ये जो वॉल्यूम बन रहा है वो कैसा वॉल्यूम है। सोचो अब ये जो एक ऐसा टाइप का डायग्राम बन रहा है, इसमें देखो ऐसा, ये डायग्राम है, ऐसा कुछ डायग्राम है। तो जो भी एम्बैंकमेंट जो है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर ये देखोगे तो ये एक सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर एक हॉलो पार्ट कट आउट है इस तरीके से। तो और यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है, तो देखो अंदर वाला सर्कल जो है इसका डायमीटर गिवन है 10, तो उसको मैं बोल देता हूं इसका रेडियस क्या होगा 5 मीटर्स, ठीक है। अब ये विड्थ भी हमें दिया है 5 मीटर्स, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस वो हो जाएगा 10 मीटर, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 5 मीटर्स। तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो एम्बैंकमेंट क्या है, तुम्हारा बस बाहर वाला जो हॉलो जो पार्ट है उसको हटाना है, और जो बस बाहर वाला पार्ट बन रहा है उसी को जोड़ना है बस तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा, इसको मैं बाहर से तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अंदर में जो खोखले वाला पार्ट है उसको हटाना है। तो देख सकते हो 2 सिलेंडर्स है, तो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करोगे। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं, अभी फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए मुझे ये सब। पाई वॉल्यूम ऑफ वेल, तो इसका रेडियस कितना है, जो वेल का जो वॉल्यूम रेडियस है तो वो है 5, तो पाई R1 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, और हाइट कितना है देखो वेल का, तो वो है 14 मीटर्स, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो पाई बाहर वाले का वॉल्यूम कितना देखो, ये मैं हाइट मान लेता हूं यहाँ पे h है, ठीक है। तो बाहर वाले का वॉल्यूम कितना है, तो बाहर वाले का वॉल्यूम है पाई, बाहर वाले का रेडियस है 10 मीटर्स, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर इंटू हाइट तो h ही है, ठीक है। हाइट तो h ही है, देखो दोनों बाहर वाला सिलेंडर एंड अंदर वाला सिलेंडर जो भी माइनस करने वाला दोनों का हाइट h है, तो ये बन जाएगा पाई। अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है देखो 5, तो 5 स्क्वायर पाई R स्क्वायर h, तो अंदर वाले सिलेंडर का हाइट भी है h। बस तो यहाँ पे अभी देखो कैलकुलेशन करते हैं, पाई 5 स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू पाई कॉमन h कॉमन 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, राइट। तो यहां से पाई और पाई कॉमन, तो h की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है देखो 25 इंटू 14 अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म नीचे 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 14 अपॉन 75 विच इज 25 1 जा 25 3 जा, यानी हाइट जो आएगा एम्बैंकमेंट का वो आएगा 14 अपॉन 3 मीटर्स, जिसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, वापस से 6 जा 18, 6 मतलब ऐसे जाएगा सो अंटिल रिकरिंग डेसिमल है, जिसको तुम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 4.67 मीटर्स। तो इसका मतलब ये जो एम्बैंकमेंट बन रहा है वो कितना ऊंचा बनेगा, तो वो 4.67 मीटर्स ऊंचा बनेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से देखो करना बहुत सिंपल है, कन्वर्जन में कुछ नहीं है, बस जो भी वॉल्यूम हम लोग निकाल के किसी और में कन्वर्ट जो कर रहे हैं उन दोनों का वॉल्यूम जो रहेगा हमेशा सेम रहेगा। बस यहाँ पे दो टाइप ऑफ वॉल्यूम्स आएंगे, तो तुम्हें दोनों टाइप के वॉल्यूम्स प्रॉपर वे से निकालना है। तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू कि दोनों कौन कौन से शेप्स बन रहे हैं। जैसे कि पहला वाला यहाँ पे जो डगआउट है वो नॉर्मल सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन जो बाहर में जो डगआउट करके हमने निकाला है वो एक सिलेंड्रिकल शेल बोलो या फिर हॉलो सिलेंडर बोलो, जो बोलना है बोलो, वही चीज है। ठीक है, तो ये हो गए दो एग्जांपल्स, और भी थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले इतना नोटबुक में अच्छे से एक बार लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो उनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो दोनों के दोनों एग्जांपल अच्छे हैं, टिपिकल बोर्ड टाइप एग्जांपल्स है, एमटीसी भी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो तुम्हें आना चाहिए। तो देखो एग्जांपल नंबर 3, वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। तो एक पाइप है हमारे पास, ठीक है, एक पाइप ऐसे मान लो जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है और यहां से ऐसे पानी गिर रहा है, ठीक है। उसका स्पीड दिया है कि रेट, ये जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ऐसे स्पीड दिया है कि एक घंटे में 5 किलोमीटर लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ऐसे पानी गिर रहा है इसमें से, और वो कहां गिर रहा है, इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। तो एक टैंक है हमारे पास जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक। टैंक का मतलब वो क्यूबॉइड ही रहेगा, समझ लेना वो बाय डिफॉल्ट। और रेक्टेंगल का मतलब उसने दिया देखो विच इज 50 मीटर लॉन्ग, तो इसका लेंथ जो है 50 मीटर्स है, 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। तो ऐसे 44 मीटर उसका विड्थ है, ब्रेड्थ है, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। तो इस टैंक में जब ये पानी जा रहा है तो ये निकालना है कि जब इसका पानी जो है अंदर जो पानी था वो 7 सेंटीमीटर से ऊपर में राइज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये जो पानी यहाँ पे, ये ऐसे पानी जो दिख रहा है वो 7 सेंटीमीटर से राइज कितने घंटे या फिर कितने मिनट्स में होने वाला है। तो इसका मतलब ये जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये आता है सेंटीमीटर में, ये मीटर और ये मीटर में है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट खेल क्या है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम, तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। मान लो ये जो 7 सेंटीमीटर हाइट भरने के लिए वो रेक्टेंगुलर टैंक में उसको टाइम लगा x आवर्स, h आवर में बोल रहे, ठीक है। तो इसके बाद अगर x आवर्स में लग रहा है हमारे पास टाइम, अगर x आवर्स में लग रहा है हमारे पास टाइम, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ से अभी जो स्पीड दी है उसके बारे में सोचते हैं कि हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम रहेगा इस टैंक में जितना भी पानी भरा है उसका जो वॉल्यूम रहेगा और यहाँ पे से जो वॉल्यूम निकल रहा है वो वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो एक घंटे में इन वन आवर द लेंथ ऑफ वाटर फ्लो कितना रहेगा एक घंटे में, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लो विल बी 5 किलोमीटर्स, यानी एक घंटे में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो देयरफॉर इन x आवर्स, क्योंकि हमने देखो x आवर्स माना है, तो इन x आवर्स द लेंथ ऑफ वाटर फ्लो विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स, क्योंकि एक घंटे में 5 किलोमीटर, तो 5 घंटे में x घंटे में 5x कितना होगा, लेंथ पूछा है तो किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख देता हूं इंटू 1000 कर लूं डायरेक्टली, फिर 5000x मीटर्स। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, यानी सिलेंडर में जो लेंथ फ्लो हो रहा है वो इतना अमाउंट ऑफ लेंथ फ्लो हो गया। अब सोचो ये चीज कि सिलेंड्रिकल पाइप है और x घंटे में ये मान लो 5000x मीटर्स फ्लो हो गया, और इसका डायमीटर है हमारे पास कितना, तो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस यहां पे अभी चीज निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप, तो ये निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब जो भी ये सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि देखो एक घंटे में इतना अमाउंट ऑफ पानी गया, तो जितना भी ये वॉल्यूम कवर किया है इस सिलेंडर में, तो वही हमें निकालना है एग्जैक्टली। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप
कितना रहेगा, पाई सिलेंडर देखो एक पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रेडियस तो आर स्क्वायर कितना रहेगा, आर 14/2, 14 तो अपना डायमीटर है तो इसका 7 रेडियस रहेगा, लेकिन 7 सेंटीमीटर है तो मैं 7/100 लिख देता हूं ताकि वो पूरा मीटर में कन्वर्ट हो जाए। सब कुछ कहानी हम लोग मीटर में कर रहे हैं, इंटू 5000 एक्स मीटर। तो ये तो अपना हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप। लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। ठीक है, क्योंकि जितना भी एक घंटे में, जितना भी इस एक्स आवर्स में, ये जो एक्स है अननोन यही है ना, तो ये जो एक्स घंटे में जितना भी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इसमें फ्लो हुआ है, उतना एक्स घंटे में जमा होकर से इतना वॉल्यूम बन गया होगा। ये जो पूरा वॉल्यूम है अपने पास पानी का, उतना बन गया होगा, राइट। तो वो कितना होगा देखो, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो कितना भरा है, तो वो रहेगा वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो गया, तो पाई 7/100 इंटू 7/100 इंटू 5000 एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। तो वो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो लेंथ है 50 मीटर, देखो सब कुछ मीटर में रखना, याद रखना, 50 इंटू 44, और हाइट कितना देखो 7 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 7/100। तो देख सकते हो यहाँ पे 7/100, यहाँ पे भी 7/100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरोस और यहाँ पे भी 2 जीरोस जाएंगे। ठीक है, फिर 50 और 50 यहां से चला गया, बचा क्या, आप देखो यहाँ पे बस बचेगा, कुछ कुछ चीजें बचेंगी। हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 44 इंटू में तो कुछ है नहीं, डिवीजन में सब आएगा, 44/7 पाई। ठीक है, 44/7 पाई। तुम चाहिए तो पाई की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो 22/7, तो ये बन जाएगा कितना, 7 पाई मतलब 22, और 22 1 जा 22 जा, यानी x इज इक्वल टू 2 आवर्स। x देखो आवर्स में था ना, तो देयरफॉर इतना अमाउंट भरने के लिए, अगर उसकी स्पीड इतनी है वाटर की इन द पाइप, तो इतना अमाउंट भरने के लिए उसको 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे हेंस आंसर लिख सकते हो, हेंस द टाइम, हेंस इट विल टेक 1 आवर सच दैट द लेवल ऑफ द वाटर इन टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर से बढ़ने के लिए उसको 2 घंटे तक ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद इसका हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये सब निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे बोलेगा पूरे के पूरे वॉल्यूम में दिया रहेगा रेक्टेंगुलर टैंक, और बोलेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम, फाइंड द टाइम इन विच इट विल फिल द टैंक कंप्लीटली। तो उसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बस राइज बाय 7 सेंटीमीटर पूछा है, तो उसके हिसाब से निकालना। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें, ये सब चीजें लिखने समझ में आनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। तुम चाहिए तो इसको R1 बोलना है तो बोल दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला भी। ये मेल्ट किया हमने, ये पूरा मेटालिक स्फीयर था बड़ा सा, उसको मेल्ट किया और उसको स्मॉलर कोन्स, यानी कोन क्या होता है ऐसे, ऐसे स्मॉलर कोन्स में सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर कोन्स में ऐसे बनाया। ठीक है, ऐसे बनाते गए, जिसमें हर कोन का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है R2, वो कितना रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और हर कोन का जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन। तो इस बड़े से स्फीयर से हमने छोटे छोटे कोन्स बनाना चालू किया, तो ऐसे कितने कोन्स तुम्हें बनेंगे। तो तुम्हें ये क्या निकालना, बस यहाँ पे कुछ कुछ चीजें निकालनी है, वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई R1 क्यूब, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई R1 यानी 10.5 का क्यूब। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, तो एक कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे R2 H2 डाल देना, या फिर जो भी H है ले लो, इसको फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू पाई R2 कितना 3.5 का होल स्क्वायर इंटू H विच इज 3। तो ये तो हो गया एक कोन का वॉल्यूम, ये हो गया वो एक पर बड़ा सा स्फीयर है उसका वॉल्यूम। लेकिन हमें मान लो लेट देयर बी n कोन्स, लेट n कोन्स बी ऑब्टेन्ड, या फिर लेट द नंबर ऑफ कोन्स ऑब्टेन्ड बी n, ऐसे लिखो, लेट द नंबर ऑफ कोन्स ऑब्टेन्ड बी n।
ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर ऑफ कोन जो है वो n है, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो जो भी वॉल्यूम स्पीयर का जो वॉल्यूम रहेगा वो ऐसे n कोन जब सबको मिलाएंगे उन सबका वॉल्यूम उसके बराबर रहना चाहिए। तो देखो वॉल्यूम ऑफ n कोन्स, एक कोन का वॉल्यूम ये है तो n कोन का वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू 1/3 इसका एक का वॉल्यूम इतना है, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n नंबर ऑफ उनका वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, तो 4/3 पाई इंटू 10.5 का क्यूब। बस यहां से निकालो, पाई गया 3 गया 3 गया, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी है वहां पे देखते जाओ, 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। तो इस तरीके से निकालना है। तो देखो मेरे ख्याल से 3.5 3 से जा रहा है क्या, 3.5 1 जा और 3.5 3 जा 10.5 हो रहा है। देखो 5 या 15 10.5 बिल्कुल। तो ये 1 जा ये 3 जा, तो ये भी 1 जा ये 3 जा, ठीक है। और एक 3 और एक 3 यहां से कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 इंटू 10.5, यहाँ पे तुम चीज तो निकाल सकते हो, इंटू 12 कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 12 5 जा 60, 6 12 1 जा 12, तो ये बन रहा है 126। यानी नंबर ऑफ कोन्स ऑब्टेन्ड उस एक बड़े स्पीयर से, ये जो बड़ा वाला एक स्पीयर था उससे ऐसे जो छोटे जो कोन्स है वो कितने बन रहे हैं, 126 कोन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये सब करना आना चाहिए, कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं रहनी चाहिए। बेसिकली अगर तुम्हें नंबर ऑफ कोन्स निकाले तुम डायरेक्टली समझ सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो वो क्या रहेगा, देखो n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, n वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो बेसिकली वो सब चीजें तुम्हें निकालना है तो निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। लिख लो इसको। और भी मुझे लास्ट के 2 क्वेश्चंस कराने हैं, उतना करा के मैं खत्म कर रहा हूँ, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि अच्छे से ये टॉपिक भी आइडिया आ जाए सभी को। पहले इसको अच्छे से नोट में एक बार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बस एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रॉपर एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5 आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक गुलाब जामुन दिया है, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग जो निकालने चाहते हैं वो है शुगर सिरप कितना है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो वो तो ये दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि जो भी गुलाब जामुन रहेगा उसका 30% और उसका जो पूरे वॉल्यूम का 30% वो शुगर सिरप से मिक्स रहेगा। मतलब उसका बाकी सब तो जो भी अमाउंट रहेगा गुलाब जामुन के अंदर, तो वो तो सब कुछ खाने वाली जो चीजें होती है अलग अलग, जैसे कि खवा जो होता है जो भी बोलते हैं उसके अंदर जो मटेरियल है वो रहेगा, और उसके साथ 30% और उसका वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम का 30% जो रहेगा उसमें शुगर सिरप तो रहेगा ही, ठीक है। हर एक गुलाब जामुन में की बात कर रहे हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो सोचो अगर एक आदमी ने 45 गुलाब जामुन एक साथ खा लिए तो वो उसने कितना शुगर कंज्यूम किया एक साथ, तो वो निकालना है तुम्हें, ठीक है। हाउ फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप यानी शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो हर गुलाब जामुन जो है वो कैसा है, उसका शेप एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है ऐसा विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम अच्छा बनाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम देखिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक डायग्राम बनाया है, तुम लोग भी देख लो एक बार ये। तो ऐसा कुछ देखिएगा गुलाब जामुन एक जिसका 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा का यहां से लेके यहां तक लेंथ ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये हेमिस्फेयर का सेंटर मान लो, सिलेंडर का भी सेंटर सेम ही रहेगा। इसका जो डायमीटर है पूरे हेमिस्फेयर का, मतलब पूरे डायग्राम का, वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो सोचो इसका इतना सा लेंथ कितना रहेगा, तो वो रहेगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं अच्छे से दोनों के सेंटर्स को। सिमिलरली यहां से भी पूरा सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं। तो सोचो ये सेंटर है इसका और ये भी सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना रहेगा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस रहेगा हेमिस्फीयर में। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक जो लेंथ रहेगा वो भी 1.4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 2.8 डायमीटर है, तो इसका रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है। सेम इधर भी सेम चीज, तो इसका मतलब ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 में से 1.4 और 1.5 2.8 को हटाओगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर।
ये मैंने क्यों लेंथ निकाला, क्योंकि मुझे पता, देखो अभी यहाँ पे कैसा डायग्राम है, एक सिलेंडर है और बाजू में तो हेमिस्फीयर है, और मुझे इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो बीच में जो सिलेंडर बन रहा है प्लस वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, हेमिस्फेरिकल एंड्स। या फिर सोचो ये जो दो हेमिस्फीयर को अगर मैं बीच में सिलेंडर नहीं होता, दोनों को जोड़ता, दोनों हेमिस्फीयर जोड़ के एक पूरा एक स्फीयर बन जाता, तो वैसे ही बनने वाला, तुम वैसे करना वैसे करो, या फिर ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला तो है ही, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बस यहाँ पे तुम्हें चीजें निकालनी है तो निकालते जाओ। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है देखो 1.4 का स्क्वायर, हाइट कितना है देखो, हाइट किसका है, ये सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट है 2.2 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू, मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 2 इंटू 2/3 विच इज 4/3 पाई, और स्पीयर का वॉल्यूम मतलब हेमिस्फीयर, दोनों स्पीयर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, तो वो है 1.4 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें आ रही है, पाई और 1.4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, 3 बन जा, ये जा रहा है 3 से नहीं जाएगा ना, तो इसको क्यों मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही रखते हैं फिर, ठीक है। तो ये बन रहा है ऐसा कुछ, पाई कॉमन, 1.4 का स्क्वायर कॉमन, ये बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तुम यहाँ पे पाई को ले सकते हो 3.14, या फिर अगर नहीं लेना है 3.14 तो 20/7 भी लेना, वो भी ले सकते हो। चलो मैं 20/7 लेके सॉल्व करता हूँ, बाद में वो भी चेक करेंगे कि 3.14 लेके क्या मिलेगा। तो 1.4 इंटू 1.4 ये हो गया बाहर का पार्ट, इंटू 2.2 प्लस 14 4 हो जाए 1.4 इंटू 4 हो जाएगा 56, 14 4 56, तो 5.6/3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 7 0.2 0.2 इंटू 1.4 तो ये बन जाएगा 22 इंटू 0.28, राइट, 2 डेसिमल है, फिर इंटू 2.2 प्लस 3 1 3, 3 कितना बन रहा है, 3 2 बचे, 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18 ऐसे जाते रहेगा। तो रिकरिंग में मैंने 1.867 लिख दिया। फिर फर्दर 28 इंटू 22 करते हैं फटाफट, ठीक है, 56 तो ये बन जाएगा 6 11 616, यानी ये बन जाएगा 2 डेसिमल है तो 6.16 इंटू दोनों का एडिशन करो 7 6 10 और ये 3 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब 4.067 इंटू 6.16। फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, देखो 6.16 4067 616 मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे डेसिमल भी बाद में लिख देंगे वैसे तो। 7 6 42, 6 36 40, 4 6 4 24, 4067 1 से मल्टीप्लाई किया और वापस से 20442, ठीक है। तो ये 2, ये 7, ये 12, ये 5, ये 8 और 10 5 2। तो इस तरीके से बन रहा है। डेसिमल अभी 5 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, यानी ये बन जाएगा 25.05272 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार सबको देख लो, सेंटीमीटर हमने लिया था ना, ये सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर में दिया था, तो कोई टेंशन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ रहा है। तो देयरफॉर तुम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, चाहिए तो 0.5 लिख सकते हो, 25.05, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है। तो अब सोचो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना रहेगा। यहाँ पे पहले ये निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन ईच गुलाब जामुन। तो देखो उसने बोला था पहले ही स्टार्टिंग में कि हर गुलाब जामुन में 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम इज शुगर सिरप। तो इसका 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है। तो शुगर सिरप की वॉल्यूम हमें निकालना। देखो ये तो बोला ना, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप, हाउ मच सिरप निकालना है, लेकिन ये बस एक गुलाब जामुन का निकाल रहे हैं हम लोग। तो 30% है 30/100 इंटू 25.05। ये 0 गया, ये 0 गया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है देखो, ये 5 3 15 हो जाएगा, ये 25/75/10। तो ये बन जाएगा हर गुलाब जामुन में 7.515 सेंटीमीटर क्यूब
का शुगर सिरप है। ठीक है, फर्दर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप एक गुलाब जामुन में इतना है, तो अभी 45 गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। इन 45 गुलाब जामुन उनमें कितना रहेगा, तो उनमें रहेगा बस 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 7.515। एक गुलाब जामुन में इतना अमाउंट ऑफ शुगर सिरप है, तो 45 में कितना होगा तो वो निकालना है। 7515 इंटू 45, 5 5 से 25, 7 5 5 से 25, 7 5 से 37, 5 4 से 20, 4 1 से 4 2 6, 5 4 से 20, 4 7 से 28 और 3 2 30, 5 7 11 8 3 3। तो ये कितना बन जाएगा, डेसिमल कितने 3 पॉइंट के बाद है, तो 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अप्रोक्सीमेटली तुम लोग लिख सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आदमी 45 गुलाब जामुन खाएगा ऐसे वाले, और हर गुलाब जामुन में अगर 30% शुगर सिरप है, तो इसका मतलब टोटल उसने 338 सेंटीमीटर क्यूब का अमाउंट मतलब उसने कंज्यूम किया है शुगर, इतना अमाउंट ऑफ शुगर वो कंज्यूम कर चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें कब हेल्प होती है, जब किसी को सपोज डायबिटीज होता है और उसको अपना डाइट में चेक करना रहता है कि कितना अमाउंट वो कंज्यूम करना सही रहेगा, कितना अमाउंट से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब केसेस में, ये सिनेरियोज में ये सब चीजें हेल्प बहुत आउट होती है। ठीक है, लिख लो इस लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से। होमवर्क में तुम्हें पूरा एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कंप्लीट करना है एनसीईआरटी का। अगर वो तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो तुम उसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.1 के नाम से, वो तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। और अगर कोई डाउट आता है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे पूछ ही सकते हो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।